आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 40। वो इलाका घनी बस्ती का था, जहाँ एक और आसपास चिपके हुए कतारबद्ध घर थे, तो ठीक उसके विपरीत ढेरों दुकानों का जाल सा बिछा था और साथ ही लगा था कूड़े का अंबार। दूर से ही वह हिस्सा जैसे रेशमी शहर में किसी पैबंद सा नजर आ रहा था। वर्तिका की कार उस बस्ती के बाहर आकर ज्यों ही रुकती है, सबकी नजरें उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। वर्तिका पीछे शीशे के पार उस जगह को यूं देख रही थी मानो वे कोई और ही दुनिया थी, जिसे ना इससे पहले कभी उसने देखा ना ही सोचा। रानी ड्राइवर के बगल में बैठी थी और वही कार को सही जगह लगाने का निर्देश देती है। कार जो ही बस्ती के पास रुकी, वैसे ही बस्ती के ढेरों छोटे छोटे बच्चे उस कार की ओर यूं आकर्षित होते चले आए जैसे फूल को देखते भौरे चले आते हैं। वो सच में भौरों की तरह श्यामों और गुंजार करते हुए कार को चारों ओर से घेरे उसे छू छू कर देख रहे थे। वो चमकती कार उनकी आंखों को चमत्कृत कर रही थी। ये सब होने का रानी को पहले से ही अंदाजा था। इससे वे कार से झट से उतरती उन बच्चों को दूर हटाने लगती है। वर्तिका भी कार से उतर आई थी। अब बच्चे कार से नजर हटाकर उसे देखने लगे थे। उसके हर एहसास में उसका वैभव प्रदर्शित हो रहा था, जिसे देखते बच्चे खुद ही तितर बितर हो जाते हैं। वर्तिका की कार से उतरते दो आदमी ब्लैक गॉगल लगाए एकदम से बाहर आकर उसे अपने घेरे में ले लेते हैं। वर्तिका चौंक कर उन्हें देखती फिर समझ जाती है कि ये उसकी सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड थे, जो जरूर चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गए होंगे। इस वक्त उनका अपने आसपास होना वर्तिका को अचकचा गया था। मेरे पर कोई हमला होने वाला है जो मुझे इस तरह से घेरे हो, प्लीज लीव मी अलोन, वर्तिका झींकती हुई बोली। जवाब में वे बॉडीगार्ड एक साथ बोल उठे, मैम ये सर का ऑर्डर है, वी कांट डिनाई। और ये मेरा ऑर्डर है कि मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं यूं ही खड़ी रहूंगी और हिलूंगी भी नहीं यहाँ से, वर्तिका घूरती हुई उनसे कहती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो वे हार मानते उसके सामने से हटते हुए अपनी पॉकेट से एक वॉकी टॉकी निकाल कर रानी की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, हम यहीं खड़े हैं, कुछ भी जरूरत हो तुरंत मैसेज करना। वर्तिका उन पर एक ऊब भरी नजर फेंकती आगे बढ़ जाती है। ये देख रानी जल्दी से वॉकी टॉकी लिए वर्तिका के साथ साथ चलने लगती है। उन सब से हटकर वर्तिका राहत भरी सांस छोड़ती अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखती है। कितना अलग सा था सब कुछ यहाँ। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये सब घर भी हो सकते हैं। फिर रानी ने उसे बताती है कि वे छोटे छोटे कतारबद्ध घर हैं, जिनमें से हर एक में 10 से 20 लोग रहते होंगे। 10 से 20? वर्तिका हैरान रह गई। फिर कुछ आगे चलते वे हल्के से लड़खड़ा जाती है, तो रानी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेती है। उन कच्चे पक्के रास्तों पर उसके कदम बेहद अजनबी से थे। ये सोच वर्तिका अपने में ही संकुचा जाती है। कुछ रास्ता पार करते पतली गली से गुजरती दोनों एक घर के बाहर रुकती है। वे घर के बाहर कुछ अलग सा ही नजारा था। उसके बाहर एक कुर्सी रखी थी, जिसके अच्छे से कवर से ढककर सजाया गया था। पास ही मेज पर मेज पोस्ट बिछाकर उसमें छोटा सा गुलदस्ता भी रखा था, जिसमें गर्दन लटका एक फूल सजा था। उसके पास आते रानी जल्दी से कुर्सी पर हाथ फिराकर उसे और अच्छे से सहेजती हुई वर्तिका को उसे बैठने को कहती है। वर्तिका बैठ जाती है। उसके बैठते और छोटे से घर से एक औरत गोद में नन्हे से बच्चे को लिए बाहर निकलकर वर्तिका को नमस्ते करती चुपचाप खड़ी हो जाती है। रानी अब वर्तिका का ध्यान उसकी ओर दिलाती हुई कहती है, मैडम ये मेरी भाभी है और ये मेरा लड़का। वर्तिका उसके संकेत पर अब उस औरत के बगल में खड़े 8-9 साल के बच्चे को देखने लगी, जिसने एक सुकुड़ी लेकिन अच्छी कमीज पहनी थी। वर्तिका को यही सब अजीब लगा, पर उसे क्या पता था कि रानी द्वारा की गई उसकी ओर से सबसे बेहतर व्यवस्था थी वो। वर्तिका उन सबको मुस्कुरा कर देख रही थी, लेकिन बच्चा उसे आश्चर्य से देख रहा था। वर्तिका, रानी, उसकी भाभी, उसका लड़का वहां थे, तो उन्हें दूर से निहारती छोटी भीड़ का हिस्सा भी वहां मौजूद था, पर किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। वर्तिका को भी कुछ कहने को समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपने साथ लाए पाउच से टटोल कर एक चॉकलेट निकाल कर उस बच्चे की ओर बढ़ाती हुई उसे अपने पास बुलाती है। चॉकलेट देखते उस बच्चे की निगाह में कुछ अलग ही चमक आ गई, पर उसे लेने हुए आगे ना आ सका। वर्तिका फिर उसे चॉकलेट लेने पास बुलाती है। इस बार रानी उसे हल्के से आंखों से झिड़कती उसे लेने का इशारा करती है। इससे बच्चा संकुचाता हुआ आगे बढ़कर वर्तिका के हाथ से चॉकलेट लेने लगता है। क्या नाम है तुम्हारा?
बच्चा हथेली में चॉकलेट लिए अपनी माँ की ओर देखता हुआ धीरे से कहता है, मुन्नू। सो क्यूट। किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरे में। वे अब जवाब देता हुआ अपने हाथ की चॉकलेट की ओर देखने लगता है। वर्तिका समझ जाती है कि वे शायद इसे खाना चाहता है। इसे मुस्कुराकर आगे कहती है, तुम इसे फिनिश कर लो, मैं तुम्हें एक और दे दूंगी। ये सुनते ही बच्चा झट से चहकता बोल उठा, सच में? तब मैं टुन्नू के लिए मैं रखने वाला था, अब दूसरी वाली रख दूंगा। टुन्नू? वर्तिका भौं उचकाती उसकी ओर देखती है तो वे गोद वाले बच्चे की ओर इशारा कर देता है। इस पर वह मुस्कुराती हुई कह उठी, पर इस बेबी को तो चॉकलेट खाने के लिए बड़े होने में भी बहुत टाइम है, तो तुम दोनों चॉकलेट खा सकते हो। हाँ, तो रोज तो थोड़ी अच्छी चॉकलेट मिलती है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो अब मिली है, लेकिन मैं टुन्नू को जल्दी से दे दूंगा ये चॉकलेट। वे बच्चा अपने बचपने में बहुत गहरी बात कह गया, जिसे सुनते वर्तिका चकित रह गई। तो रानी होठ भींचे कोई अनजाना दर्द अपने भीतर उतार ले गई। वर्तिका जल्दी से अपना पाउच खंगाल कर उसमें से पाई 2-3 सब चॉकलेट उस बच्चे के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, तुम ये सब खा लेना और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि टुन्नू को चॉकलेट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। रानी अब इधर उधर देखती ही वर्तिका के कानों के पास झुकती हुई धीरे से कहती है, मैडम जी जल्दी जल्दी, आप नहीं तो साहब जी बहुत गुस्सा करेंगे। वर्तिका एक गहरा श्वास छोड़ती हुई आखिर उठ जाती है। सब कुछ उसके लिए अजनबी नया एहसास था, लेकिन वे रानी से पूछ लेती, रानी तुम्हारा घर तो सड़क से बहुत दूर है, तो तुम्हारा बेटा स्कूल बस तक कैसे जाता होगा? स्कूल बस? रानी इस अजीब प्रश्न को समझ नहीं पाई या समझा नहीं पाई कि हम गरीबों के बच्चों के नसीब में स्कूल ही बड़ी मुश्किल से आता है, फिर ये स्कूल बस? मैडम जी स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बस पैदल चला जाता है। वर्तिका अपने विचरती हुई चली जा रही थी। उसकी कार के पास आते हुए बॉडीगार्ड दोबारा उसे अपने घेरे में लेते उसे कार में आराम से बैठने देते हैं। वर्तिका कार में बैठते ही दोबारा उस दुनिया को अपने शीशे की दुनिया के पार से देखने लगी थी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी भीड़ पर जाती है, जिसे और भी ध्यान से देखने पे पाती है कि वहाँ कोई डॉक्टर खड़ी थी, जिसके आसपास काफी लोग घेरा बनाकर खड़े थे। वो क्या सरकारी डॉक्टर है? रानी अब उसकी आंखों की दिशा की ओर देखती हुई कहती है, मेरे को नहीं पता, पर वो डॉक्टर दीदी हर हफ्ते आती है हमारी बस्ती में। अच्छा। कार आगे बढ़ती जा रही थी और वर्तिका की आंखों में दृश्य भी लगातार फिसलते जा रहे थे। पीछे छूटी हुई बस्ती मानो कोई और ही दुनिया थी, जो उसकी दुनिया के आसपास नजर भी नहीं आती थी। उतराती दोपहर आके शाम का हाथ पकड़कर खींच ही लाई। अरुण भी शाम तक जल्दी वापस आ गया। उसे अब बस भूमि के लौटने का इंतजार था। मंदिर में बाकी की सारी तैयारी हरिमन काका के साथ उजला कर चुकी थी। अब शेष काम के लिए उजला को वहीं छोड़कर वे रसोई में चले जाते हैं, क्योंकि रात को क्या खाना बनेगा सिर्फ वही तय करते थे। उजला मंदिर में अकेली बैठी सीता को देख रही थी। अकेली सीता माता की मूर्ति यूं लग रही थी मानो उन्हें भी अपने पूर्ण होने का इंतजार हो। दोनों ही आंखों का इंतजार एक सा था। फिर बार बार पलटकर अरुण का इंतजार करती नजरों को पीछे दौड़ा देती। मंदिर में विशेष तौर पर राम सीता के विराजने का स्थान था, जिसे उजला पुष्प से सजा रही थी। फिर एक आवाज पर धीरे पलट कर भी देखती है। अरुण फोन पर बात करते करते आ रहा था। वह पलट कर देखती है तो बस एक नजर देखती रह जाती है। केसरिया कुर्ता पे भी आज कुछ अलग सा लग रहा था, मानो आसमान का सारा हल्दिया रंग आज एक जगह मिला हो। केसरिया रंग यूं तो सौम्यता और सरलता का प्रतीक है, पर आज उसमें कुछ कुछ इश्क का रंग भी घुला हुआ लग रहा था। ये देख उजला मुस्कुरा उठी और यही पल अरुण की सीधी नजर उसकी मुस्कान पर पड़ी। उजला होठ दाबे चुपके से मुस्कुरा रही थी, पर अरुण को लगा कि शायद उसे इस तरह देखकर वह उस पर हंस रही है। इससे वह मन ही मन थोड़ा चिढ़ सा गया। हाँ भाभी मैं कर लूंगा, डोंट वरी, आप आराम से वापस आइए। मोबाइल हाथ में लिए वे उजला की ओर देखता हुआ कहता है, तो सब अरेंज हो गया, अब मैं पूजा करता हूँ। आप करेंगे पूजा? उजला बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर अपनी पूछती है। हाँ क्यों नहीं, मुझे सब पता है। अपनी हिचकिचाहट छिपाते हुए अरुण मंदिर की ओर देखता है, जहाँ थाली के फूल से लेकर आरती की थाली सब तैयार थी। उन सबको देखता हुआ कहता है, हाँ तो फूल थाली सब तैयार है ना? गुड। उजला अचरज से अरुण को देखती फिर पूछ उठी, आपको सच में पूजा करनी आती है? हाँ क्यों नहीं, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, मुझे सब पता है। अपनी घबराहट भरसक अपने हाव भाव के पीछे ढकेलता हुआ अरुण चुपचाप मोबाइल निकाल कर उसे पूजा कैसे करे यूट्यूब पर चलाकर एयरपॉड लगा कान से लगा लेता है।
अरुण अब हल्के से मुस्कुराते हुए प्रतिमा के सामने आसन पर बैठ गया। कानों के जरिए वे सब सुनता हुआ वैसे ही करने की कोशिश करने लगा। उजला पीछे खड़ी हैरान सब देख रही थी। वीडियो से स्वर उसे आचमन करने को कहते रोली घोलने को कहता है, पर रोली और सिंदूर में फर्क नहीं समझ पाता और झट से सिंदूर की डब्बी खोलने लगता है। ये देख उजला तुरंत आगे आती है, उसे टोकती हुई कहती है, वो सिंदूर है। लेकिन अरुण हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक देता है। इससे उजला अवाक वहीं खड़ी रह गई। अरुण सिंदूर निकालकर उसमें जल मिलाकर घोलने लगा और पानी कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। अब वह सब सुन तो रहा था, पर उन किसी सामान को न पहचानता था और कैसे प्रयोग में लाया जाए ये भी नहीं जानता था। इसे सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। सिंदूर उसके हाथ से फैलता अब कपड़ों तक लग गया था, तो दिया जलाने में उसे बात ही नहीं बन रही थी। इससे वे बार बार परेशान भाव से पीछे पलट कर उजला की ओर देखता, पर वह भी तो जैसे रूठी हुई जान कर दूसरी ओर देखने लगी। कहीं जल गिरा तो कहीं घी निकालने में वे उठते वक्त फिसलते बचा। उसे अब समझ आया कि ये सब इतना आसान भी नहीं था, पर वो उजला के आगे हेकड़ी दिखा चुका था और अब तो वह भी जानकर उसकी ओर नहीं देख रही थी। इससे वे उलझ सा गया। पहले तो उसने यह पोट निकाल कर एक तरफ फेंका, फिर एक सरसरी नजर से उजला की ओर देखा, पर वह अब भी अन्यत्र देख रही थी। वह उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन कह न सका। वह उठकर प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर जाने का उपक्रम करने लगा। वह उठकर मंदिर से बाहर निकलने लगा, तभी बाहर निकला ही था कि घंटी की आवाज सुन तुरंत पलटा। उजला प्रतिमा के सामने खड़ी है, सब सहेज रही थी। ये देखकर उन वापस उठ चल दिया। अब वह मौन ही उसके पास खड़ा था। उजला पलट कर उसकी ओर देखती है। इस पल वह उसकी आंखों की मौन विनती को समझती, सामान सहेज कर पूजा करने लगती है। वह उसके सामने खड़ा देखता रहा कि उजला सब कितने अच्छे से कर रही थी। दोनों मौन ही एक दूसरे का संकेत समझते रहे। उजला ज्यों ज्यों करने का संकेत करती, अरुण चुपचाप वैसा करता। आरती की थाली में दिया बाती सजाए वे आरती करती है। उसके बीच जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। उजला कहा भी नहीं और अरुण ने सारा मान भी लिया। जब आरती की बारी आई तो अरुण की आंखों के निवेदन पर उजला गाने लगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुवल सा घराना हो, स्वामी हो तुम्हारे जैसा मेरा रघुवर हो। वे दोनों साथ में प्रतिमा के सामने खड़े थे। इसी वक्त भूमि वहां आई और चुपचाप उनके पीछे खड़ी हो गई। उजला के स्वर क्षितिज के साथ साथ मेनका को भी वहीं खींच लाते हैं। वे तीनों चुपचाप उसके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। आरती करके उजला ज्यों ही थाली रखती है, सबको खड़ा देख संकुचा जाती है। भूमि आगे आकर आरती लेती मेनका और क्षितिज को भी आरती लेने का संकेत करती है। वे दोनों भी आरती लेते हैं। अब उजला सबकी हथेली में प्रसाद रख रही थी। हमारे संकोच के किसी की नजर की ओर देख नहीं पाई, लेकिन भूमि की सीधी नजर उजला के चेहरे पे थी। अब उजला भूमि की हथेली में प्रसाद रख रही थी तो भूमि कह उठी, भले ही अयोध्या से नगरी ना हो, पर राम को तो वनवास मिला ही ना जी। उजला चौंक कर भूमि की ओर देखती है। बस तुम गा रही थी तो मेरे मन में यह ख्याल आया, सच में तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर अरुण की ओर देखती हुई कहती है, मैं भी इतने अच्छे से नहीं कर पाती, तो उजला अब से रोज तुम अरुण की मदद कर दिया करो। उजला कुछ नहीं कहती, बस मौन ही मेनका की हथेली में प्रसाद रखने लगती है। मेनका प्रसाद लेती चहकती हुई कहती है, मैं भी तो सुनकर चली आई, हैरान रह गई कि इस घर के सन्नाटे में कोई गीत भी सुनाई देता है। मैं तो लड्डू खाने आया था, मुझे कौन मिलेगा? सबके बीच क्षितिज प्रसाद लेता हुआ कुछ इस तरह बोला कि सबके चेहरे एक साथ खिल उठे। उजला मुस्कुराती हुई एक और लड्डू उसकी हथेली में रख देती है, जिसे वे कसकर मुस्कुरा उठता है। सबके चेहरे खिले थे, पर उनके बीच उजला का मन कुछ उदास हो उठा था। मन खुद ही खुद से प्रश्न कर उठा, वनवास क्या अकेले राम का था? वनवास तो सीता को भी मिला था। सबको राम का वनवास तो पता है, पर सीता के वनवास पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? वर्तिका अब ज्यादातर कोशिश करती कि कम से कम रात के खाने पर वे अपने भाई के साथ रहे। अपने भाई के आसपास रहते उसे एहसास होता कि एक दिन एक तरह से उसका भाई भी कितना अकेला है। प्लेट से पहला कौर तोड़ती वे हल्की नजर से रंजीत की ओर देखती हुई कहती है, एक बात पूछूं भैया? रंजीत भी खाते खाते बेख्याली में हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल पूछो। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? रंजीत का हाथ हवा में ही तो आंखें एकदम से वर्तिका की ओर उठ गई। तो अभी भी संकुचाती हुई कह रही थी, अगर आप शादी कर लेते तो मुझे भी कंपनी के लिए भाभी मिल जाती ना, तब कितना अच्छा लगता घर में।
जल्दी ही रंजीत अपना पहलू बदलता हुआ कहता है, तो तुम्हारे अकेलेपन के लिए मैं अपनी शामत बुला लूं? नहीं भाई, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं भैया? भाभी होती तो बहुत अच्छा लगता। वर्तिका की बात पर रंजीत हल्के से हंसता हुआ कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले खाना खाओ। नहीं भैया, आज सच में मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूँ। या तो आप ही किसी को ढूंढ लो या मैं ढूंढती हूँ आपके लिए। बल्कि मुझे अपनी बहन के लिए अच्छा सा राजकुमार ढूंढना है, समझी ना? वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपके लिए अब कोई खोज नहीं पड़ेगी, वो भी भूमि भाभी जैसी। वर्तिका अपने आप ही मुस्कुराती हुई कह गई, पर वह नहीं देख पाई कि उस नाम से उसके भाई के हाव भाव एकदम से बदल गए। वह हड़बड़ाया सा अपनी नजरें प्लेट की ओर झुका लेता है, जो वर्तिका अभी भी कही जा रही थी। आप नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, वो सच में बहुत अच्छी है। काश वो मेरी भाभी होती। आपको पता है, वे एक सोशल वर्कर भी हैं। और आज बस्ती में जाने के बाद से मैंने डिसाइड किया कि उन बस्ती वालों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस पर उन्हीं की राय लूँगी। क्यों भैया, मैं उनसे तो मिल सकती हूँ ना? जल्द ही अपने मनोभावों को नियंत्रण करते रंजीत कहता है, जिसमें तुम खुश हो वो सब तुम कर सकती हो, बस फिर से तुम्हें टूटते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं होगा अब ऐसा भैया, मुझ पर विश्वास रखिए। वर्तिका अपने भाई के हाथ पर हाथ रखती पूर्ण विश्वास से कहती है, ठीक है, अब खाना खाओ। वर्तिका मुस्कुराती हुई खाने की ओर झुक जाती है। नमस्कार कल्याण जी, कैसे हो? सेल्वन की आवाज सुन कल्याण फाइलों से ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, नमस्कार सेल्वन भैया, दया है आपकी। आपकी कृपा से काम मिल गया, वरना भूख को मरने की नौबत आ चुकी थी। सेल्वन मेज के कोने पे बैठता कल्याण के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अरे कैसी बात करते हो? तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं आजकल। वो तो इस ऑफिस की किस्मत थी कि जो मैं तुमसे मिला और ऑफिस को तुम मिले। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे यहाँ कहाँ मुझे उठा रहे हो कुछ गरीब को, कहकर कल्याण पुनः फाइल उठाकर रैक पर रखने लगता है, जैसे वह पहले रख रहा था। अच्छा एक बात पूछूं, सही सही बताओगे? हाँ हाँ, पूछिए तो सही। अपने माई बाप से भी कोई झूठ बोलता है भला? अच्छा तो बताओ, तुमने अपनी पहली नौकरी क्यों छोड़ दी? अचानक कल्याण के तेवर बदल जाते हैं। अब आपसे क्या छिपाना, नौकरी छोड़ी थी, उसे लात मार कर आया था। जहाँ आदमी की इज्जत ना हो वहीं क्षण भी ठहरना पाप है। पहले शायद तुम किसी सामाजिक संस्था के ऑफिस में काम करते थे ना? हाँ, वहाँ मैनेजर था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी? सलवन जानकर कल्याण के दबे नासूर को कुरेद रहा था। वो दरअसल कुछ खास तो नहीं। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सलवन नाटकीयता से उठते का उपक्रम करता है, जिसे देखते कल्याण तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, अब कुल जमा यही समझ लो भैया कि वहाँ मेरा अपमान हुआ। एक औरत से थप्पड़ खाने के बाद मैं वहाँ कैसे ठहरता? सबके सामने उसने तो। सलवन इस पर जोर से हंसने लगता है। कल्याण झेप जाता है। फिर सलवन जल्दी से इसे संभालते हुए कहता है, अजीब आदमी हो, एक औरत ने तुम पर हाथ उठाया और तुम दुम दबाकर भागे चले आए। सलवन फिर हंसने लगता है। तो क्या कर पाता मैं? सलवन जल्दी से गंभीर होते हुए कहता है, क्या कर पाते? अरे पूछो, क्या नहीं कर सकते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद चाहे बर्बाद हो जाता, पर उस बेइज्जती का बदला जरूर लेता। सलवन की बात पर कल्याण भी सोचता हुआ कहता है, हाँ सोचा तो था, पर मैं इतने बड़े लोगों के खिलाफ कर ही क्या सकता हूँ? मेरे पास न दौलत है न हैसियत। हौसला तो है। कल्याण अवाक सेल्विन के चेहरे को देखता रहा, जो कह रहा था, सुना नहीं है, एक तिनका भी आंख में किरकिरी पैदा कर देता है। तुम हौसला रखो, बाकी मैं सब तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर तुमने मुझे अपना भाई माना है, तो क्या एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्या सच सेल्विन भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, हिसाब पूरा चुकता होना चाहिए। तो बढ़ाओ अपना हाथ। कल्याण का हाथ खींचकर सेल्विन उससे हाथ मिला लेता है। सेल्विन के चेहरे पर जहाँ विजयी मुस्कान आ जाती है, वहीं कल्याण गहरी सोच में पड़ जाता है। केबिन में बैठा विवेक जहाँ किसी फाइल को ध्यान से देख रहा था, वहीं उसके सामने बैठी मेनका का सारा ध्यान विवेक की ओर था। मैंने देख लिया है, बस तुम इसमें साइन कर दो, कहता हुआ विवेक मेनका की ओर देखता है, पर उसकी नजरें अपनी ओर टिकी हुई देख भौं उचका कर पूछता है, क्या देख रही हो? यही कि तुम कितना बदल गए हो। आई मीन शक्ल सूरत से भी। ये बढ़ी हुई दाढ़ी और बढ़े हुए बाल एकदम बिल्कुल तुम्हें अलग ही लुक देते हैं। 3 साल पहले के विवेक से बिल्कुल अलग ही दिखते हो तुम। वे अभी भी नजरें गड़ाए उसे देख रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें ये फाइल देखनी चाहिए, ना कि मुझे। मैंने फॉर्मेट देख लिया है, अब तुम साइन करो, ये ज़रूरी है, इसे आज ही फैक्स होना है।
हाँ, तो ज़रूरी चीज़ें तो देख रही हूँ, कहती हुई मेनका एक आंख दबा देती है। इस पर विवेक धीरे से मुस्कुरा लेता है। वैसे तुम ऐसे ही बहुत हॉट दिखते हो। इससे पहले कि तुम इससे आगे कुछ कहो, मुझे चलना चाहिए। इस वक्त दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। तभी केबिन एक नॉक के साथ खुल जाता है और दोनों एक साथ दरवाजे से आते हुए अरुण को देखते तुरंत ही अपने हाव भाव समेट लेते हैं। अरुण आते ही मेनका से कुछ कहते कहते सहसा विवेक की ओर देखता हुआ कह उठा, विवेक, तुम यहाँ देख के तुम्हें अच्छा लगा। आई थिंक न्यू अपॉइंटमेंट स्ट्रेंथ पे मैंने नाम तुम्हारा देखा था। मैंने कहा था ना, काबिल लोगों के लिए हमेशा नौकरी रहती है। विवेक हल्के से होठों को विस्तार देता मेनका की ओर देखता हुआ कहता है, मैम इसे रीचेक करके मैं लाता हूँ। कहता हुआ विवेक तुरंत ही केबिन से बाहर निकल जाता है। मेनका भी सहज होती है, वरुण की ओर देख रही थी जो उससे कह रहा था, अच्छा लड़का है, अनजान होते हुए भी इसने एक बार मेरी हेल्प की थी। इस समय मेनका बस हल्के से होठों को विस्तार दे देती है। रंजीत को भी इस बात का सुकून हो गया था कि अरुण नाम का जुनून वर्तिका के दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है। इससे उसने उसके आने जाने पर अपनी सख्ती थोड़ी कम कर दी, लेकिन अभी भी वह उसे अकेला कहीं जाने नहीं देता था। वर्तिका अभी भूमि के पास जाने के बारे में सोच ही रही थी कि कोई फोन आता है, जिसे लिए रानी उसके पास आती है। हेलो, वे मोबाइल कान से लगाई थी। थैंक गॉड, चलो फ़ोन तो उठाया, नहीं तो लग रहा था कि तुम्हारी गुमशुदगी की मुझे रिपोर्ट ही लिखवानी पड़ेगी। ये योगेश था जो अपने चिर परिचित अंदाज में था। उसकी बात से वर्तिका के होठों पे हंसी थिरक आई। अच्छा बोलो, बोलना बोलना छोड़ो, बस आज शाम को घर आ जाओ पार्टी में। पार्टी किस बात की? अच्छा, कारण नहीं होगा तो आओगी नहीं? तो ठीक है, मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तो जुलूल जुलूल आना, समझी? योगेश के आखिरी शब्द पर वर्तिका ठाका मारकर हंस दी। योगेश भी धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि अपने दोस्तों को कैसे हंसाना है। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर दीवान, आकाश, अरुण, मेनका के अलावा 2 और मैनेजिंग टीम के लोग बैठे थे और किसी बात पर मंथन कर रहे थे। मिस्टर ब्रिज, जो दीवान साहब के पर्सनल असिस्टेंट थे, वे कह रहे थे, सर, लीस्ट रिव्यू यही है कि हम हर बार इस सरकारी टेंडर के लिए कोशिश करते हैं और हर बार ये रिजेक्ट हो जाता है। और इस बार तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इस बार हमने टेंडर भरा और इसकी अर्नेस्ट मनी जब्त हो गई तो कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है और साथ ही कंपनी की इमेज भी कमतर हो जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद वे आकाश की ओर देखते हैं जो कहने लगा, ठीक है डैड, अभी हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वेल, आई एग्री, इस टेंडर को छोड़ देते हैं। दीवान साहब सबकी ओर सरसरी निगाह डालते हुए कह रहे थे कि अरुण बीच में टोकता हुआ कहने लगा, मेरा एक सजेशन है डैड। अरुण के टोकने पर सबकी निगाह उसी की ओर उठ जाती है। अरुण कहने लगा, अगर हम टेंडर नहीं भर सकते तो कम से कम कोटेशन के जरिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए और इसमें हमें कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। अरुण की बात सुनते आकाश तुरंत बोल उठा, लेकिन इमेज का लॉस तो हो सकता है ना। अगर कोटेशन सेलेक्ट हो गई तो इमेज का प्रॉफिट भी तो मिल सकता है और इसके चांसेस 50-50 हैं। अगर 50-50 लॉस है तो 50 प्रॉफिट भी तो लॉस है। फिर बिजनेस में तो रिस्क लेना होता ही है। अरुण, बिजनेस किताबी ज्ञान से नहीं, प्रैक्टिकली चलता है। आकाश और अरुण एक दूसरे से उलझते देख दीवान साहब उनके बीच में बोल उठते हैं, आई थिंक अरुण को एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन डैड, आकाश विरोध करना चाहता था, पर दीवान साहब का रुख देख वह चुप हो गया। अरुण, मैं चाहता हूँ ये कोटेशन तुम हैंडल करो। थैंक्स डैड। अरुण के सहज भाव पे वे बेहद कसे भाव से कहने लगते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये सिर्फ कोटेशन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी खुद को साबित करने का पहला और आखिरी मौका होगा। ओके डैड, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अरुण की बात पर वे मौन हामी भरने कहते हैं, ओके जेंटलमैन, डिसमिस द मीटिंग। मिस्टर दीवान के कहते सभी उठने लगते हैं और वे कहते हैं, आकाश, अरुण और मेनका, तुम लोग यहीं रुको। उन चारों के अलावा अब सभी उस रूम से बाहर हो जाते हैं। अब उस रूम में उन चारों के अलावा कोई नहीं था। सभी के हाव भाव में प्रश्न तैर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कुछ व्यक्तिगत बात कहने ही उन्होंने उन दोनों को रोका होगा। मेनका, यस डैडी। मेनका को कतई उम्मीद नहीं कि बात उसकी ओर से शुरू होगी। वे हैरानी से उनकी ओर देख रही थी। तुमने 500 मिलियन कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, मुझे जानना है। मिस्टर दीवान मेनका को देखते हुए पूछते हैं। नहीं तो डैडी, मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तुम्हारे लॉग इन से 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है और डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। अपने पिता की बात पर मेनका हैरानी से उन्हें देखती रही, जबकि वे कहते रहे,
तुम्हें पता होगा कि लॉग इन सिर्फ मैनेजमेंट के पास है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वही शो कर रहा है। तो तुम बताओ कहाँ हुआ है ये इन्वेस्टमेंट और इससे संबंधित डिटेल इसमें ऐड क्यों नहीं की गई? वे अपनी सख्त नज़र से मेनका को देख रहे थे, तो वहीं अरुण हैरान बना हुआ था। तभी आकाश जल्दी से बीच में बोल उठता है, मेनका जो हुआ है वही शो करता है। आकाश की बात सुन मेनका कुछ कहने वाली थी, पर आकाश तुरंत उसकी बात अनसुनी करता आगे कहने लगा, डैड डोंट वरी, इसे मैं देखता हूँ। मेनका के लिए ये सब अभी नया है, तो मे भी कोई मिस्टेक हुई होगी उससे। मैं उसकी ओर से अपोलॉइज करता हूँ। इस पर वे हामी में सर हिलाते उन सबको जाने को कह देते हैं। वे तीनों अब उस रूम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन मेनका इस बात पर हैरान से कहीं ज्यादा परेशान थी। तो आकाश रूम से बाहर निकलते उसके कंधे पे हाथ फैलाता हुआ कहता है, डोंट वरी मेनका, तुम इस बात को भूल जाओ, मैं सब देख लूंगा। इस पर मेनका बस हल्के से सर हिलाकर हामी भरती आकाश के विपरीत चल देती है। आकाश और मेनका का केबिन बिल्कुल विपरीत दिशा में था। मेनका उसी मूड के साथ अपने केबिन में वापस आ जाती है। विवेक उसे आते हुए देख रहा था। मेनका के पीछे पीछे वह भी उसके केबिन में आ जाता है। मेनका अपनी जगह पे नजरें झुकाए बैठी थी। वह उसके पास आता उसका चेहरा गौर से देखता हुआ पूछता है, क्या हुआ? मेनका नजरें उठाकर उसकी ओर देखती है। नजरें मिलते विवेक उन आंखों में उदासी की बूंदें देख उसे दोनों हाथों से समेटता हुआ कहता है, क्या हुआ मेनका, बताओ। मैं शायद कुछ ठीक से कर नहीं सकती। वैसे भी डैडी चाहते थे कि मैं काम सीखूं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मिस्टेक करूंगी तो वे मुझ पर कभी फेथ नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। मेनका अपना मोबाइल उठा के उससे अनलॉक करने ये उसे अपने चेहरे के सामने लाती है, पर बिगड़े चेहरे पर एक एक भाव नहीं ला पाती और मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। ये देख विवेक अपनी उंगली उसके गालों पर फिराते हुए कहता है, मोबाइल भी तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देखना चाहता। इसमें मेनका अब हल्के से मुस्कुराकर चेहरा ठीक करती मोबाइल का स्क्रीन फिर से अपने चेहरे के सामने लाती है और फिर उसका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ओपन मोबाइल का स्क्रीन विवेक के दिखाती हुई कहने लगी, ये देखो, ये कंपनी का सारा पर्सनल डाटा है। इसे सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही लॉग इन कर सकते हैं। फिर कैसे बिना मेरे लॉग इन किए मेरा अकाउंट किसने अप्रोच किया? मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी इसका डाटा यही शो कर रहा है। बताओ मैं खुद को कैसे सही साबित करूं? देखा, तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है इसका। मैं इनका मोबाइल टेबल पर रखती अपने एक हाथ पर सर टिकाई बैठी रही। विवेक मोबाइल को लिए अलग चेयर पर बैठा कुछ पल उसमें स्क्रॉल करता रहा। फिर कुछ क्षण बाद उसे मेनका के सामने रखते हुए कहता है, ये देखो, ये किसी अननोन आईडी से लॉगिन हुआ है। देखो, अब तुम इसे दिखा सकती हो। विवेक की बात सुन मेनका मोबाइल उठाते हैरान उसका स्क्रीन देखती हुई कह उठी, ये कैसे पता किया तुमने? बस तुम्हारे लिए। ओह विवेक, तुमने तो मेरी मुश्किल झट से दूर कर दी। मेनका खुद पर नियंत्रण खोती एकदम से उसके गले लग जाती है। अब तो कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा ना? वे भी उसकी कमर को अपने में कसता हुआ कहता है, और कहते हो मुझसे दूर रह लोगे तो आज से तुम्हारा ये वाला इश्क भी मुझे मंजूर है। मेनका विवेक के चेहरे पे उंगली फेरती हुई कहती है। इसे विवेक उसे खुद से अलग करता वापसी जाने लगता है, तो मेनका उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। इस पर विवेक मुस्कुराकर उसकी ओर देखता हुआ कहता है, कोई आ जाएगा मेनका तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आखिर कहाँ मैं तुमसे खुलकर मिलूं? इस पर दोनों की आंखें एक दूसरे में डूब सी गई थी। आकाश भनभनाते हुए मोबाइल रखते हुए अपने सामने बैठे दीपाकर को बुरी तरह घूरता हुआ कहता है, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। जाने कहाँ से उस चिड़े को पकड़ लाए, उसकी वजह से मेरा काम और खराब हो गया। सर, मेरी रिपोर्ट के अनुसार मैं मजा हुआ गुंडा था, पर मुझे क्या पता था उससे भी ये काम नहीं होगा। बकवास करते हो तुमसे कुछ नहीं होगा। तब से तुम उस रूबी को भी शीशे में नहीं उतार पाए, और वो स्टेला, उस गुंडे की बेवकूफ़ी के कारण वो मुझ पर चढ़ी बैठी है। दिन पर दिन बढ़ती उसकी डिमांड से मैं तंग आ गया हूँ। ऐसा लगता है जितना मैं उसे दे रहा हूँ उसकी डिमांड उतनी ही बढ़ती जा रही है। आकाश गुस्से में फुकारते हुए उंगली में फंसी सिगरेट को एस्ट्रे में पूरी तरह कुचलते हुए दीपाकर को घूरता है। सर अब देखिए, अब की इस रूबी को। दीपाकर आगे कुछ कहने वाला था कि तभी एक नॉक के साथ उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसके पार से उन्हें मेनका आती हुई दिखाई देती है। भैया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कहती हुए एक उड़ी हुई नज़र दीपांकर की ओर डालती है, जिसका मतलब समझते आकाश कहता है, कह सकती हो, बोलो। मेनका तुरंत अपना मोबाइल का स्क्रीन आकाश की नज़रों के सामने करती हुई कहती है, ये देखिए, ये लॉग इन इस नए अकाउंट से हुआ है, जिसका टाइमिंग भी ठीक वही है जब मेरे मोबाइल में ये सिस्टम अपलोड भी नहीं हुआ था। इसका मतलब मेरी ओर से कोई मिस्टेक हो ही नहीं।
मेनका के मोबाइल को देखते आकाश के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस फॉल्ट को उसने मेनका के पाले में उझेलना चाहा था वो वापस उसकी ओर ही आ जाएगी। तुम्हें किसने बताया ये सब? वो सब छोड़िए भैया, पहले आप ये पता करिए कि ये काम किसका है। अच्छा, ये बात तुमने किसी और को तो नहीं बताई ना? मैंने सबसे पहले डैडी को बताई ये बात। वे भी बस आपके केबिन में आने ही वाले होंगे। ये सुनते आकाश का रहा सहा रंग भी उड़ गया। वह अपने पिता की नज़रों में किसी भी हालत में बुरा नहीं दिखना चाहता था। उसने सोचा था स्टेला पर किया गया खर्च वे मेनका के जरिए सबकी नज़रों से छिपा ले जाएगा, पर यहाँ बाजी उल्टी पड़ गई थी। मेनका की नज़र आकाश पर थी और आकाश की नज़र केबिन के डोर पर गई। वह तुरंत ही तेजी से उठता हुआ दीपाकर के पास आता, उसका गिरीबान अपनी पकड़ में लेता हुआ जोर से चीखा, तुम पर मैंने इसलिए विश्वास किया कि तुम मेरी नाक के नीचे कुछ भी करते फिरोगे। आकाश दीपांकर का गिरीबान पकड़े उसे अपनी ओर खींचते हुए चीख रहा था। अचानक हुए इस व्यवहार से जहां मेनका हैरान थी, वहीं दीपाकर भी कुछ समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे करोगे, बस जल्दी जल्दी ठीक करो। सिस्टम में गलती है तब भी तुम इसे ठीक जल्दी से करो, और कुछ ही बकवास करते निमत किए बगैर मुझे भी सूरत मत दिखाना। आकाश उस पर गरजते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है, जिससे वह कुर्सी पर जाकर गिरता है। तब तक ये सब हो रहा था, उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुलता है और उसके पार मिस्टर दीवान खड़े दिखते हैं। ये भी ये सारा हंगामा देखते हुए वहीं थमे रह गए, जबकि आकाश की पीठ दरवाजे की ओर थी, जिससे वे उनका आना देख नहीं पाया। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वे आहट से उनका आना समझ चुका था, और उसी से उसने ये सब नाटक रचा। अब तक अपनी टाई को अपने हलक पर ठीक करता दीपाकर भी सब समझ चुका था, और मन ही मन आकाश पर भन्ना उठाता। पर आकाश के साथ काम करते हुए उसे अच्छे से जान चुका था। इससे वह जबरन अपने हाव भाव में अफसोस लाता हुआ कहता है, सॉरी सर, जल्दी ही ठीक करता हूँ, जल्दी ही, और जब तक ठीक नहीं होता तब तक मेरे सामने मत आना, समझे? यू मे गो नाउ। आकाश पूरी तरह से गर्म तेवर के साथ खड़ा था, जबकि मेनका हैरानी से सब देख रही थी। ये योगेश का घर था। लॉन था जहाँ पार्टी की पूरी व्यवस्था थी। डिनर से लेकर डांसिंग फ्लोर तक की व्यवस्था थी। काफी लोग आ चुके थे और काफी आने बाकी थे। योगेश सबसे अपने चिरपरिचित अंदाज में मिल रहा था। वर्तिका भी योगेश की पार्टी मिस नहीं करना चाहती थी। ये बात दीगर थी कि इसकी वजह वह खुद को कुछ और ही बता रही थी। रंजीत को भी यही कहकर उसने मनाया कि वह सिर्फ योगेश के लिए जा रही है। इससे कम से कम अपने दोस्तों संग दोबारा अपनी जिंदगी शुरुआत तो कर सकेगी। वर्तिका की बात पर रंजीत को यकीन तो मुश्किल से हो रहा था, लेकिन वह वर्तिका को एक मौका खुद को साबित करने का भी देना चाहता था। वह भी यही चाहता था कि वर्तिका उनके सामने आए, तब भी वे अपने जीवन में ठहरे ना, बल्कि आगे निकल जाए, और इसके लिए कभी न कभी तो उसे ऐसे पल का सामना करना ही पड़ेगा। उसने वर्तिका को मंजूरी दे दी, लेकिन आज भी उसे अकेले जाने की इजाजत नहीं दी। वर्तिका इसी से खुश थी। वे समय से योगेश के घर पहुंच गई। आप यहाँ आए हमारे झोपड़े में, इस नजर इनायत का तहे दिल से शुक्रिया। वे एक हाथ दिल पर रखे हल्के से झुककर वर्तिका की ओर तिरछी नजर से देखता है, जो उसकी इस हरकत पर अपने साथ लाए बुके को उसके सर पर हल्के से मारती हुई कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे। अरे यार, लोग बदल जाएं तब लोग कहते हैं कि कितने बदल गए हो, और ना बदले तब भी सुनते हैं। तो बताओ आखिर मासूम इंसान करे तो क्या? मासूम इंसान ये बुके पकड़े बस, कहती हुए बुके उसके हाथों के बीच रखती हुई कसकर मुस्कुरा देती है। तभी योगेश का मोबाइल बज उठता है, जिसे कानों से लगाते हुए भमक पड़ा, कहाँ है तू? और कोई बहाना नहीं, चुपचाप जल्दी से आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू नहीं आया ना तो देखना मैं केक भी नहीं काटूंगा, समझा ना? अब जल्दी से आ जा। योगेश की बातों से वर्तिका को जिसके होने का एहसास हुआ, उससे वहीं रुकी रही। योगेश अब मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े वर्तिका की ओर मुड़ा ही था कि दोबारा मोबाइल बज उठा। अब की मोबाइल का स्क्रीन देखे बिना ही वर्तिका से कहने लगा, ये अरुण भी ना, देखना फिर कॉल करके कोई नया बहाना मारेगा, पर मैं भी ना इसे आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहता मोबाइल कान से हटाए, वह तुरंत ही कहता है, जल्दी आ नहीं तो। ओह उष्मा, तुम हो क्या? रुको मैं गाड़ी भेजता हूँ, तो अपनी लोकेशन भेजो। मोबाइल का स्क्रीन देखता वह परेशान होता अपने बालों पे हाथ फेरते हुए वर्तिका से कहने लगा, अरे यार अब मैं कैसे जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? मेरी कोर्समेट है जिसकी आधे रास्ते पे गाड़ी खराब हो गई। मैंने उसे कह तो दिया कि मैं आ रहा हूँ, पर जाऊँ कैसे? मेरी कार तो केक लाने गई है। तो तुम मेरी कार से ले जाओ। हाँ ये ठीक है, तुम भी चलो, वरना तुम्हारा ड्राइवर रास्ते भर मुझे आतंकी समझ कर घूरता रहेगा। योगेश की बात पे वर्तिका फिर हंस पड़ी। फिर वे दोनों साथ में वर्तिका की गाड़ी से बाहर निकल गए। योगेश दूर से ही सड़क किनारे खड़ी अपनी दोस्त को पहचान लेता है
और कार रुकवा कर तुरंत ही उसके सामने आता हुआ कहता है, क्या हो गया तुम्हारी कार को? फिर उसके पीछे खड़ी कार के उठे बोनेट पर झुके किसी के होने को देखता हुआ वे कहता है, ड्राइवर तो है ना, वो ही ले आएगा कार, तुम चलो मेरे साथ। इससे पहले कि उष्मा कुछ कहती, उसके पीछे खड़ा व्यक्ति बोनट झटके से बंद करता उनके बीच आ जाता है। वेरी गुड, पहले तो अपनी खटारा मुझसे चलवाई और अब ड्राइवर भी बना दिया। आवाज सुनकर योगेश उसकी ओर देखता हुआ कहता है, ओह ये तुम हो, हाउ आर यू आदि? योगेश उसके सामने खड़े उस लड़के को देख रहा था जो अब ठीक उष्मा के बगल में खड़ा था। ऊंचे कद का वे खुश मिजाज दिलकश लड़का दिख रहा था। वह अपने जल से सटे हुए बालों पर बड़े सलीके से उंगली फिराते थोड़ा नखरे से बोलता है, फाइन था पर अब नहीं हूँ। मैंने सुबह ही बोला था दी को कि अपनी केटीएम से छोड़ दूंगा, पर नहीं, दी को तो अपनी इसी खटारा से जाना था और ऊपर से मुझे इसकी सर्विसिंग कराने को बोल रही थी। दी इसे जंक प्लेस भेजो, बहुत हुआ। इस पर बगल में खड़ी उष्मा उतने ही शांत स्वर में कहने लगी, बस इसी रवैये के कारण दुनिया भर में जंग बढ़ता जा रहा है। अरे चीजों को ज्यादा यूज करने से कोई आउटडेटेड थोड़ी हो जाती हैं। इस पर योगेश धीरे से उस लड़के की ओर झुकता हुआ कहता है, ये तुम्हारी दी ना कॉलेज में भी फोटोकॉपी पेज के पीछे भी लिख लेती थी, फिर ये तो कार है इसकी। इस पर दोनों साथ में ताली मारते हंस पड़ते हैं। तब से उन्हें बातों में मशगूल देखकर वर्तिका भी उनकी तरफ चली आती है। हेलो, वे सबकी ओर से एक सजरी निगाह डालती है। वर्तिका को देखते ही योगेश से मिलवाता हुआ कहता है, ये मेरी फ्रेंड वर्तिका। उष्मा जहाँ उसे हेलो पर बड़ी प्यारी मुस्कान से जवाब देती है, वहीं उस लड़के की वर्तिका से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होने लगी, जिससे वे उन सबको पीछे छोड़ता हुआ वर्तिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आई एम एडी। वर्तिका उसकी ओर एक हिचकिचाहट भरी नजर डालती हुई देख रही थी, तो उष्मा जल्दी से आगे आती हुई कहती है, ये मेरा छोटा भाई आदित्य है। ओह दी, क्या छोटा भाई, आप तो ना सबसे ऐसे मिलवाते हो जिसमें सारी दुनिया का छोटा भाई हो। आदित्य से कि इस बचपने पे सभी एक साथ हंस पड़ते हैं। ओके ओके, अब चलें, नहीं तो आज मेरा जन्मदिन यहीं सड़क पे मन जाएगा। ऐसा करो, मैं इस वक्त वर्तिका की कार से आया हूँ, तो हम सभी उसी से चलते हैं और उष्मा उसका ड्राइवर तुम्हारी कार ठीक करा के ले आएगा। योगेश की बात पर सभी हाँ भी भरते अब वर्तिका की कार की ओर बढ़ जाते हैं। क्या होगा आगे की जिंदगी में, सबकी बदल रही है जिंदगी। योगेश, वर्तिका और आने वाला नया किरदार आदित्य। इस कहानी से जुड़े रहें और जानें इस कहानी में क्या नया हो रहा है। और कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।